नमस्कार मित्रों। आज हम मैथ्स के 10th वाले बच्चों के मैथ्स के नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं और वो टॉपिक है आपका दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अब रैखिक समीकरण का एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि बोर्ड एग्जाम में इसका 6 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, यानी हर साल आता है। बोर्ड एग्जाम में कंफर्म 10th वाले बच्चों के लिए 6 नंबर का क्वेश्चन आता है और ये टॉपिक 9th वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 9th क्लास में भी इसको अच्छे से दिया हुआ है, डिटेल में दिया हुआ है और उनके भी एग्जाम के पेपर के अंदर हर साल ये क्वेश्चन आता है। तो दोनों 9th और 10th वाले दोनों बच्चों के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो आज अपन जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो है आपका चैप्टर नंबर 4 रैखिक समीकरण से संबंधित। पहले अपन समझ लेते हैं कि रैखिक समीकरण में क्या है। रैखिक समीकरण कहते हैं किसे? वह समीकरण जिसमें दो चर हो। अब दो चर कैसे? चर किसे कहते हैं? चर और अचर दो चीजें लिख रहा हूं। चर का मीनिंग होता है ए बी, ये डॉट 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 जेड तक, ए टू जेड तक जो भी वैल्यू है वो चर है, जिसमें अपन ज्यादातर एक्स वाई जेड यूज करते हैं। अचर क्या है? अचर है सारी संख्याएं, सारी संख्याएं जितनी भी है अचर है। 50 कहो, चाहे 1 कहो, चाहे 2 कहो, सारी क्या है? अचर है। और मैं अभी बात कर रहा हूं अपन चर के ऊपर लेके चलने वाले। तो वे समीकरण जिसमें दो चर हो और चरों की अधिकतम घात कितनी रहनी चाहिए? 1, तब वो क्या बनता है? रैखिक समीकरण। तब वो क्या बनेगा? रैखिक समीकरण। अब इसका एक व्यापक रूप लिखा है मैंने उदाहरण के तौर पे। ax प्लस बी वाई प्लस सी, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। x के गुणे में a है, y के गुणे में b है और ये c है। अब देखो इसका मीनिंग क्या है? ये a, b और c जो यहाँ पे है ये है संख्यात्मक मान है और वास्तविकता में दो चर कौन से हैं? x है एक तो और दूसरा है y। और ये चीज अपन को एग्जाम में कैसे मिलती है? जैसे 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0। अपना क्वेश्चन ऐसे आता है बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो उसका ये रूप अपन को बोर्ड एग्जाम में मिलता है, लेकिन ये मैंने सबके लिए कॉमन लिया है। अब बात आती है दो रैखिक समीकरणों की तुलना। सबसे स्टार्टिंग पॉइंट आपके इस चैप्टर का यही है। क्या है? दो रैखिक समीकरणों के आपस में क्या करना? तुलना करना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है दो समीकरणों के बारे में, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये मेरा पहला रैखिक समीकरण। फिर एक और लिखा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये मेरा दूसरा रैखिक समीकरण। अब मैं इसकी क्या कर रहा हूं? तुलना कर रहा हूं। तुलना में देखो, इस a1 की तुलना a2, मतलब a1 के बट्टे में a2 लिखा मैंने, b1 के बट्टे में क्या लिखा? b2 लिखा, c1 के बट्टे में c2 लिखा। फिर अपन अब करते हैं तुलना। तो तुलना करने पर तीन कंडीशन इसके अंदर बनती है। पहली कंडीशन, जब a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2 तीनों ही चीजें क्या हो जाए? इक्वल, बराबर हो जाए। दूसरी कंडीशन क्या है? जब तीनों ही बराबर नहीं हो। और तीसरी कंडीशन है आपके जब दो बराबर और दो बराबर नहीं। लेकिन ये कंडीशन, इसका अपन जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहली कंडीशन जो दे रखी है उसका युग्म कैसा होता है? संगत। युग्म संगत होता है। अब इसमें बात आती है हल। अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल। और जो इसका ग्राफ बनता है उसमें ये तो है एक्स अक्ष और ये है वाई अक्ष। एक के ऊपर ही दूसरी लाइन आती है, मतलब इस रैखिक समीकरण की भी तो एक लाइन आएगी आलेख में और इसकी भी आएगी, दोनों एक दूसरे के ऊपर ही चलेगी, इसलिए अनेक हल होते हैं। अनेक हल जैसे यहाँ पे ये दो बिंदु, ये सारे बिंदु आपस में मिल चुके हैं, तो इसलिए ये क्या हो गया? अपरिमित रूप से अनेक हल। फिर अपन बात करें दूसरे के अंदर, इस कंडीशन के अंदर तीनों आपस में बराबर नहीं होते, लेकिन फिर भी युग्म क्या रहेगा? संगत ही रहेगा। लेकिन इस जब तीनों बराबर नहीं हो तो अद्वितीय हल, अद्वितीय हल का मतलब एक हल होता है और ज्यादातर क्वेश्चन इसी के ऊपर आता है। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल के अंदर आपको एक ही जगह क्या मिलेगा? क्रॉस मिलेगा। कैसे? अद्वितीय हल के अंदर आपको एक ही जगह ये दोनों रेखाएं आपस में कटती हुई दिखाई देगी, जैसे यहां पे ये कट रही है,
एक बिंदु के ऊपर, इसलिए इसको क्या लिखा जाता है, एक हल। अब यहाँ पे तो खूब सारे हल थे, लेकिन यहाँ पे केवल कितना हल है, एक हल है। फिर तीसरी बात करें, जब दो बराबर और दो बराबर नहीं, कहने का मतलब उस समय ये कंडीशन क्या होगी, असंगत होगी, और उस समय हल भी कोई प्रकार का नहीं होगा। कोई हल नहीं होता है तो उस समय ग्राफ की स्थिति क्या होती है, ये x और ये y, ये मेरा पहले रैखिक समीकरण का हल और ये दूसरा रैखिक समीकरण का हल। जब ये दोनों चीजें मिलेगी नहीं, मिलेगी कैसे नहीं, जब दोनों एक दूसरे की क्या चलेगी, समांतर। समांतर चलेगी तो कोई बिंदु नहीं मिलेगा, कोई बिंदु नहीं मिलेगा तो कोई भी हल नहीं होगा। हल होने के लिए दो बिंदुओं का क्रॉस होना जरूरी है, तो यहाँ पे कोई बिंदु मिल ही नहीं रहा है तो कोई प्रकार का हल भी नहीं मिलेगा। अब देखो, आपको इसे याद कैसे रखना है, यहाँ पे तीनों चीजें बराबर और तीनों बराबर नहीं, लेकिन फिर भी संगत। कुल मिला के बात ये हो गई कि तीनों बराबर और तीनों बराबर नहीं, लेकिन युग्म क्या रहेगा, संगत ही रहेगा। फिर बात आती है हल कैसे याद रखूं। जब तीनों बराबर नहीं होंगे तो एक ही हल आएगा, और जब तीनों बराबर होंगे तो अनेक हल आएंगे। उसके बाद में लास्ट कंडीशन बचती है, दो बराबर और दो बराबर नहीं, तो असंगत हो जाएगा और कोई हल नहीं आएगा। और ये आपका डायग्राम है। अब अपन चलते हैं क्वेश्चनों की ओर, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इसके ऊपर आधारित ही मैं आपको एक क्वेश्चन समझाने वाला हूं। आपकी बुक का एक क्वेश्चन है, रैखिक समीकरणों के युग्म को ग्राफीय विधि से हल कीजिए एवं हल की क्या बताइए, प्रकृति बताइए। रैखिक समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल कीजिए एवं हल की क्या बताइए, प्रकृति बताइए। तो हल की प्रकृति में एक चीज नोटिस कीजिए आप, जो हल की प्रकृति है, प्रकृति का मतलब उनकी ये तीन स्थितियां मैंने आपको समझाई है। तीन स्थितियों में क्या समझे, जब दोनों बराबर जब तीनों बराबर हो तो संगत होता है, जब तीनों बराबर नहीं हो तो भी संगत होता है, इसमें अनेक हल होते हैं और इसमें एक हल होता है। जब तीनों में से दो बराबर और दो बराबर नहीं तो क्या होता है, असंगत और कोई हल नहीं की कंडीशन आती है। वो डायग्राम आपके बनता है। मैं आपको अभी केवल हल की प्रकृति के बारे में समझा रहा हूं, फिर अपन इसका क्या करेंगे, ग्राफीय विधि से हल करेंगे, और यही बोर्ड में आपके 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। सही, तो देखिए मेरे पास स्टार्टिंग में करने वाला हूं, तो स्टार्टिंग करने के लिए मैं सबसे पहले, ये मेरा पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है, तो 2x + 2y = 3। इस 3 को अगर इधर लेके आऊं तो ये 3 किसका हो जाएगा, माइनस का, और बराबर में क्या रहेगा, 0। समीकरण नंबर 1। ऐसे कैसे, ध्यान दे, दूसरा समीकरण 3x - 2y, 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -4 = 0। ये इक्वेशन नंबर 2। मेरे को अभी केवल हल की प्रकृति बतानी है, फिर अपन ग्राफीय विधि से इसको हल करेंगे। तो हल की प्रकृति के लिए क्या करते हैं, ये पहला रैखिक समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है, तो रैखिक समीकरणों की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 व a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर। समीकरणों की अपन क्या करने वाले हैं, तुलना करने वाले। कंडीशन यही दी थी मैंने स्टार्टिंग में आपको। अब बात आती है इसमें a1 कौन है, 2, b1 कौन है, 2, c1 कौन है, -3। ये पहले समीकरण के लिए। फिर दूसरे समीकरण के लिए ये a2, ये b2 और ये c2। तो तुलना करते हैं, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अपन तो यही लिख के तुलना करेंगे। तो देखो a1 की वैल्यू कितनी है, 2, a2 की वैल्यू कितनी है, 3, बराबर b1 की वैल्यू कितनी है, 2, और b2 की वैल्यू कितनी है, -2, बराबर c1 की वैल्यू कितनी है, -3, c2 की वैल्यू कितनी है, -4। अब इसमें ये चीज ध्यान देने लायक है, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 से ये 2, 1 और 1, ये -1 हो गया। कुल मिला के इसका रिजल्ट क्या आया, 2/3 = 1/-1 और 3/4। अब बात ये, क्या ये तीनों बराबर है, नहीं है। जब तीनों बराबर नहीं होते
तो ये वाली कंडीशन बनती है। इस कंडीशन में हल की प्रकृति ये संगत होगा, संगत होने के साथ साथ क्या होगा, अद्वितीय हल आएगा। अद्वितीय हल का मतलब केवल इसका क्या हल आएगा, एक हल, अद्वितीय हल। और अद्वितीय हल और डायग्राम ये रहेगा। तो अब अपन इसके आगे देखते हैं इसके ग्राफ्य विधि के। तो अब अपन इसको ग्राफ्य विधि से हल कर लेते हैं। हल की प्रकृति अभी अपन ने चेक कर ली। अब ग्राफ्य विधि के अंदर, ग्राफ्य विधि से जो हल है वही मेरा 6 नंबर का कंसेप्ट है और वही इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन ले रहा हूं इस कंडीशन के अंदर, 3x + y = 2 एंड 2x - 3y = 5। तो इस क्वेश्चन को अपन करते हैं और ग्राफ्य विधि से हल करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे समीकरण 1 मानूंगा और इसे समीकरण 2। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले समीकरण 1 को लेके शुरू करते हैं अपन। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करना है, यहां पर समीकरण 1 लिया 3x + y = 2। तो मैं पक्षांतरण कर रहा हूं, 3x को उधर भेज रहा हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई एक चर बराबर के इधर, बाकी सारी चीजों को बराबर के उधर कर दे, क्योंकि अपन को इसका ग्राफ्य विधि से हल करने के लिए x और y के मान चाहिए। तो x और y के मान निकालने पड़ेंगे पहले। तो मैं 3x को उधर भेज रहा हूं, तो इधर y है ही है, 2 का 2 बराबर में है, ये 3 उधर भेजूंगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, 3x। और ये मेरा समीकरण नंबर 3 आया कहां से है, समीकरण 1 से। समीकरण 1 को हल किया तब मेरा समीकरण 3 आ गया। अब मैं एक टेबल बनाता हूं यहाँ पे। इस टेबल के अंदर जैसे जैसे मैं मान निकालूंगा वो सारे मान इसके अंदर रखूंगा। यहाँ पे ये x और ये y। समीकरण 3 में ध्यान दीजिए, x की वैल्यू रखनी है। x की वैल्यू रखूंगा, जो भी रखूंगा उसको गुणा करूंगा 3 से, और वो चीज किस में से घटाऊंगा, 2 में से। तो जो रिजल्ट आएगा वो किसका रहेगा, मेरे y का। तो मैं सबसे पहले x की वैल्यू रखता हूं 0। अपन छोटी वैल्यू लेके शुरू करेंगे। तो समीकरण 3 में x = 0 रखने पर, तो 0 रखें तो क्या आएगा, y तो y है ही है, बराबर में 2 है ही है, 3 x की वैल्यू क्या रख रहा हूं, 0। तो 2 और 3 × 0 क्या हो गया, 0। आंसर में क्या आ गया, 2 में से 0 सॉरी 2 में से 0 जाएगा, 2 ही बचेगा। ये मेरे किसका मान आ गया, y का। तो अब अपन ऐसे कैसे x की और वैल्यू रखेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा वो मेरा किसका रहेगा, y का। उसके बाद फिर एक बार रखेंगे तो वैल्यू रख रहा हूं। अब मैं रख रहा हूं समीकरण 3 में x = 1 रखने पर, तो x = 1 रखते हैं। तो x = 1 रखेंगे तो देखो y = 2 - 3 × 1, यानी 2 - 3 माइनस का 1। मैंने वैल्यू क्या रखी थी, 1, और आंसर में क्या आ गया, y = -1। ऐसे कैसे एक लास्ट मान रखते हैं। समीकरण 3 में x = 2 रखने पर क्या रख रहा हूं, 2। x बराबर कितना रख रहा हूं, 2। तो देखो समीकरण 3 ये रहा, y = 2 - 3 × 2, यानी 2 - 6, यानी क्या आ जाएगा, -4। ये मेरी पहली टेबल कंप्लीट हो गई इस समीकरण 1 की सहायता से। इसी प्रकार अब अपन करते हैं समीकरण 2 की सहायता से। तो समीकरण 2 की सहायता से अब कर रहे हैं अपन समीकरण 2 से। समीकरण 1 से जो कार्य किया है वो का वो काम मैं अब समीकरण 2 से करने वाला हूं। तो 2x - 3y = 5। कंसेप्ट वही है, आपको y जैसे यहां पे रखा था बराबर, बाकी वाली सारी चीजें उधर भेज दी थी। y के गुणे में भी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर आप इसी प्रकार इसको उधर पक्षांतरण करके बट्टे में जो गुणे में है उसे बट्टे में भेज दो। लेकिन यहां पर अपन ने y को इधर रखा, क्या अपन x को भी रख सकते हैं, बिल्कुल। अब की बार अपन x को रखते हैं, 2x इधर रख रहा हूं, 3y उधर भेज रहा हूं, तो 5 + 3y हो जाएगा। तो x बराबर क्या आएगा, 5 + 3y /
2, और ये मेरा समीकरण 2 का हल और ये समीकरण 4 आ गया। अब अपन क्या करेंगे, समीकरण 4 के अंदर y की वैल्यू रखेंगे। y की वैल्यू रखने के बाद में इसकी कैलकुलेशन करने के बाद में जो भी रिजल्ट आएगा वो मेरा किसका रहेगा, x का मान रहेगा। तो समीकरण 4 में शुरुआत करते हैं अपन y की वैल्यू 0 रख के, लेकिन इसको अपन ऐसे सोच के भी देख सकते हैं कि 0 रखूंगा तो 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, 5 में 0 जुड़ेगा तो 5 ही रहेगा, लेकिन 2 का भाग फिर जाएगा नहीं 5 में, तो अपन कोई दूसरी वैल्यू रखते हैं। क्या मैं -1 रख सकता हूं या +1 रख सकता हूं? बिल्कुल। 3 को 1 से गुणा करूंगा तो 3 इंटू 1 3 रहेगा, 3 और 5 8 हो जाएगा, और 8 2 से कट जाएगा। तो समीकरण 4 में y बराबर 1 रखने पर अब अपन दूसरे टेबल की ओर चलते हैं। दूसरे टेबल के अंदर सबसे पहले अपन किसका मान निकाल रहे हैं, सबसे पहले मैंने वैल्यू रखी है y की, y बराबर 1 रखा है, और ये वैल्यू मैं समीकरण 4 में रखने वाला हूं। तो देखें x बराबर 5 का 5 3, y की वैल्यू कितनी है 1 और बट्टे में 2, तो 5 + 3 बटा 2 यानी 8 बटा 2 कितना हो जाएगा 4। x की वैल्यू कितनी आ गई 4। इसी प्रकार सारी वैल्यू अपन सोच के रखने वाले हैं। तो एक और मान रखते हैं, क्या अपन -1 रखें तो काम हो जाएगा, 3 को -1 से गुणा करूंगा -3, 5 में से 3 जाएगा 2, और 2 से 2 कट सकता है। तो यहां कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, समीकरण 4 में y बराबर -1 रखने पर, -1 रखते हैं, -1 रखेंगे तो देखो क्या रिजल्ट आता है। समीकरण 4 ये रहा, x बराबर 5 + 3 इंटू -1 बट्टे में 2, तो 5 3 इंटू -1 -3 बट्टे में 2, 2 बटा 2 यानी क्या आ जाएगा 1। तो वैल्यू क्या रखी थी आपने y की, y बराबर रखा था -1 और x बराबर क्या आ गया +1। इसी प्रकार एक लास्ट मान रखते हैं आपके। अब की बार तीसरा मान रखने से पहले सोच लेते हैं क्या रखना है अपन को। तो y की वैल्यू +1 रख दी, -1 भी रख दी, 2 रखते हैं। 2 रखने से 3 इंटू 2 6, 6 + 5 11 हो जाएगा, तो भाग जाएगा नहीं। तो क्या अपन 3 रख सकते हैं? बिल्कुल 3 रख सकते हैं। 3 इंटू 3 9 और 5 14 बट्टे में 2, तो भाग चला जाएगा। तो y बराबर क्या रख रहा हूं, y बराबर अब की बार रख रहा हूं 3। तो देखें x बराबर 5 + 3 इंटू 3 बट्टा 2, तो 9 + 5 कितना हो जाएगा 14 बट्टा 2 यानी क्या आ जाएगा 7। y की वैल्यू कितनी रखी 3 और y की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। क्लियर हो गया होगा। तो अब अपन इसके ग्राफ की, तो अब अपन चलते हैं इसके ग्राफ की ओर। अपन ने जो दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लिया, समीकरण 1 की टेबल यही आई थी मेरे पास, फिर ये समीकरण 2 की टेबल आ गई। अब मैं इन दोनों को ग्राफ के अंदर प्रदर्शित करता हूं, और यही चीज बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्राफ यहां तक तो सब करते हैं, फिर ग्राफ को भी तो कंप्लीट करना जरूरी होता है। तो देखिए ग्राफ के अंदर 2 चीजें होती है, ये तो होता है एक्स अक्ष और ये होता है वाई अक्ष। लेकिन यहां पे अपन को साथ में अक्ष लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप क्या करोगे, ये प्लस का एक्स है, ये प्लस का वाई है, इसके ऑपोजिट ये आपके हो जाएगा माइनस वाई, इसके ऑपोजिट ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स। तो अब बात करते हैं इसके अंदर ये चीजें रखेंगे कैसे। तो रखने के लिए सबसे पहले अपन इसको टेबल को देखते हैं। टेबल में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, दोनों टेबलों को चेक करना है। इसमें सबसे बड़ा मान 7 है, तो अपन क्या करेंगे एक एक का गैप लेते हुए, वैसे ग्राफ पेपर के अंदर आपको जो कॉलम मिलते हैं इस प्रकार एक एक के गैप के साथ कॉलम मिल जाते हैं, तो अपन एक एक का गैप लेके चलते हैं। और हाईएस्ट कहां तक जाना है 7 तक, तो मैं छोटा ही गैप ले रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 और 7। इधर भी सब जगह 7 एक एक के गैप लेके 7 तक जाना है। तो ये सारी वैल्यू किस में है, प्लस में,
इधर वाली सारी वैल्यू किसमें, माइनस में, और ऊपर वाली प्लस और नीचे माइनस। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये सारी वैल्यू माइनस में रहेगी, इसको ध्यान देना। और ये वाली भी सारी वैल्यू किस में रहेगी, माइनस में। -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। अब एक इसको शुरू करने से पहले एक पैमाना लिखना जरूरी है कि अपन ने क्या माना है। पैमाना x व y अक्ष दोनों के ऊपर एक खाना बराबर एक इकाई। अब एक खाना मतलब एक बॉक्स से है, यहाँ ये एक बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा, ये सारे बॉक्स है। तो मैंने एक खाना बराबर कितना लिया, एक यूनिट, एक इकाई लिया। अब मैं ये टेबल इसके अंदर प्रदर्शित करता हूं। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी है, 2। विशेष ध्यान रखें, जब कोई वैल्यू 0 हो जाए, जैसे x की वैल्यू 0 है, तो आपको उन दोनों के अंदर जो मान दिया हुआ है ना प्लस में, उसी के ऊपर सीधा चले जाए, कोई दूसरा मान देखने की जरूरत नहीं। y की वैल्यू दी हुई है 2, तो y किसका है, प्लस का, आप यहां आ जाइए सीधे। x की वैल्यू है 1, इसको आप निरूपित कर दीजिए 0,2, ये मेरा मान आ गया। दूसरा मान है 1,-1, 1 प्लस का और y वाले वैल्यू किसमें, माइनस में। ये रहा x अक्ष का +1 और y का -1, ये रहा। इन दोनों को जब आगे बढ़ाएंगे यहीं पे मिलेगा ये, तो ये वैल्यू हो गई मेरे 1,-1। तीसरी वैल्यू है 2,-4, 2 प्लस का है और 4 माइनस का है, तो 2 प्लस का तो ये रहा और 4 माइनस का। ऐसे नहीं मिलाना, इनको डॉट 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 करके पेंसिल की सहायता से आप, ये मेरा बिंदु हो गया 2,-4, फिर पेंसिल वाली जो डॉट की है उसे आप वापस हटा दें। ये अपने तीनों बिंदु निरूपित कर दिए। अब मैं इसको सीधा मिला देता हूं, आप लोगों के एकदम स्ट्रेट लाइन आएगी ये सीधी। अब अपन चलते हैं टेबल नंबर 2 की तरफ। आप चाहो तो इसके बारे में इसको लिख भी सकते हो, ये किसका, 3x + y = 2, इसका समीकरण का ग्राफीय निरूपण है। अब बात करते हैं समीकरण 2, 4,1 प्लस का 4, y के ऊपर प्लस का 1, तो x बराबर पहले 4 लीजिए, ये रहा, y बराबर 1। अब ये नीचे नहीं ऊपर की ओर आएगी, x 4 y 1, यही मिलेगा बिंदु 4,1, 1,-1, x का 1 और y का -1, x का 1 और y का -1, ये दोनों, ये बिंदु यहीं पे रहने वाला है। 1,-1 ऑलरेडी रख चुका है। और 7,3, 7 किसका है, प्लस का, लेकिन किसके ऊपर, x अक्ष के ऊपर, और y का 3, ये रहा 7 और ये रहा 3। इसको अपन आगे बढ़ाते हैं तो ये यहां पे मिलेगा 7,3, और ये लाइन सीधी मिला दूं, इस प्रकार अपना क्या हो गया, ग्राफ का निरूपण। लेकिन अपन ने स्टार्टिंग में इसकी हल्की प्रकृति देखी थी। हल्की प्रकृति थी जब a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 तीनों बराबर नहीं होते हैं, तब होता है संगत और एक हल ही आता है। वापस आप जब स्टार्टिंग वीडियो देखो तो इसमें ये क्लियर चीज समझा रखिए, संगत होने के साथ साथ एक हल मैंने बताया है। जब ये कंडीशन आती है तो ये वही कंडीशन है, क्योंकि हल कितना आया है, एक, दोनों लाइनें कहां पे, एक ही बिंदु पे क्रॉस हुई है, एक बिंदु पे क्रॉस हुई, इसलिए एक हल। तो ये अपना हो गया ग्राफीय निरूपण। और इस प्रकार आप इस वीडियो को पूरा देखें और आपके 6 नंबर का ये बोर्ड एग्जाम के अंदर पूरे पैटर्न से क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है, और इसे पूरा करें तो आपके 6 नंबर 100% बोर्ड एग्जाम के अंदर पक्के हैं। और इसी प्रकार जुड़े रहें और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।